अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, सियासी जोड़ तोड़ इस वक्त उरूज पर है। लाहौर के अंदर तमाम बैठकें जो हो चुकी हैं, लेकिन इस वक्त जब ये प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा है तो मैं आपको खबर दूं कि लाहौर के अंदर ही एक और बड़ी अहम बैठक इस वक्त जारी है। वो बैठक है जहांगीर तरीन ग्रुप की, और इस ग्रुप को आज लाहौर में ओन चौधरी साहब, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान साहब के बड़े क्लोज मेंबर हुआ करते थे, आज उनके घर पे जहांगीर तरीन ग्रुप इकट्ठा हो रहा है। हैरानगी की बात यह है कि इस ग्रुप के अंदर ज़्यादातर वो लोग हैं जो पंजाब असम्बली के MPs हैं और उनको बुलाया गया है। और दूसरी बात यह कि इनको जो दावतनामे दिए गए थे, जब इनको बुलाया गया था तो इनको ऐसे नंबरों से फ़ोन किया गया था जो पहले इन तमाम मेंबर्स के पास पहले से सेव नहीं था। और जब इनको इनवाइट किया गया तो सिर्फ इनको ये कहा गया कि आप लाहौर तशरीफ़ ले आएँ, वक्त और जगह आपको बाद में बताई जाएगी कि आपने कहाँ पर आना है। बहरहाल इस वक्त जब ये प्रोग्राम ऑन एयर है तो ये इशाइया अब शुरू हो चुका है और ये मीटिंग इस वक्त जारी है। दूसरी बात ये कि जो पहले एक मुलाकात हुई थी, चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने के लिए शहबाज शरीफ साहब गए थे, और उसके बाद मुन्नस इलाही साहब ने ये फरमाया इमरान खान साहब को कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपनी टीम को जाके बता दें। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि मुस्लिम लीग नून की क्या वो तमाम मीटिंग रायगा गई है, या मुस्लिम लीग नून के पास अभी भी अपनी अलमारी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो परवेज़ इलाही साहब को दे सकते हैं कि वो इनकी बात सुनने पे मजबूर हो जाएं। इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से अली मोहम्मद खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से मियाँ जावेद लतीफ़ साहब आज हमारे साथ हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलवशा खान साहबा हमें ज्वाइन कर रही हैं। सबसे पहले अली मोहम्मद खान साहब से ज़रा सवाल कर लें। अली मोहम्मद खान साहब, ये बताइएगा सर, इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप का इशाइया ओन चौधरी साहब आपके भी दोस्त हैं, वैसे हमारे भी दोस्त हैं, उनके घर पे जारी है सर, ये सबको बुलाया हुआ है वहाँ पे, तो खतरे की घंटी नहीं बज रही क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया मंसूर भाई, शायद की आपने बात कर दी है तो ओन चौधरी साहब से गिला करूँगा, भाई हमें भी बुला लेते, थोड़ा सा हम भी जो है खाना वाना खा लेते आपके साथ। तो हमारे भाई ये सारे इकट्ठे हैं, तो इसमें क्या कोई ख़तरे की क्या बात है इसमें? वो पहले भी इकट्ठे होते रहे, हमारे पार्टी के मेन लोग हैं। इमरान खान साहब उनके लीडर हैं। इमरान खान साहब से ना दाएं जाते हैं ना बाएं जाते हैं। अब आप उन पर खाने भी बंद करने लगे हैं। अच्छा, वैसे आप ये वाकई समझ रहे हैं कि बात इतनी सादा है? इससे भी ज़्यादा सादा है। 2023 तक इमरान खान साहब हैं और उसके आगे भी इमरान खान साहब हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस बार सिंपल मेजॉरिटी है, अगली बार 2/3 है। ये थोड़ा सा फर्क है। अच्छा, अगली दफा 2/3 है, मतलब ये इंशाल्लाह, अच्छा अल्लाह ने चाहा तो। बड़ी सीरियस गुफ्तगू हो रही है, मैं बता रहा हूँ अली मोहम्मद खान से, बड़ी हम सीरियस गुफ्तगू कर रहे हैं, एंड आई होप आप भी सीरियस जवाब दे रहे हैं। मैं भी सीरियसली आपको कह रहा हूँ यार, एक मिनट मंसूर भाई, एक मिनट में आप ये इधर दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, क्या यू सीरियसली थिंक दैट शहबाज साहब या बिलावल साहब और रिप्लेसमेंट टू इमरान खान साहब, जो इस मुल्क में एक कौमी लीडर रह गए हैं बेनज़ीर साहिबा की शहादत के बाद, वो लीडर ही नहीं है इनके पास कोई। मियाँ साहब वैसे ही मुल्क से फरार है, किससे चलाना है मुल्क? आप मुझे बताएं। मैं आप तो चला नहीं सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वैसे अली मोहम्मद खान साहब, ये 22 करोड़ का मुल्क है, इसमें बड़े बड़े टैलेंटेड आदमी बैठा हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सबसे बड़ी आखिरी गलती होती है किसी भी सियासी जमात की या सियासी लीडर की, जो ये समझता है कि बस मैं हूं, मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं। 50 साल में एक लीडर कौम को अल्लाह ताला देता है। ये लीडर इस वक्त एक है भाई, आप माने या ना माने, लीडर एक है, इमरान खान। ठीक है। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सर सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोगों को तो जवाब मिल गया मुन्नस इलाही साहब का, लेकिन आज एक टेलीविजन चैनल के ऊपर खबर चल रही थी कि आप लोगों ने पता नहीं कोई CM का स्लॉट उनको ऑफर किया है, वजीर आला का, वजारत आला का स्लॉट पंजाब का उनको ऑफर किया है। कोई हकीकत है इस बात के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अली मोहम्मद खान साहब को ये जरूर अर्ज करूंगा कि कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कुछ बड़ी मजबूत है और मैं बड़ा ताकतवर हूँ, या मेरे अलावा कोई दूसरा है ही नहीं, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। और दूसरी बात मैं ये अर्ज करूं, जिस तरह आपने खुद कहा कि 22 करोड़ अवाम में बड़े शुमार लोग हैं जो ज़हीन भी हैं, दयानतदार भी हैं, मुहिब्बे वतन भी हैं और डिलीवर भी करना जानते हैं, जो आप नहीं कर सके। मगर आपको ये सुन के बड़ी हैरानगी होगी, जो अभी आपने सवाल किया मंसूर अली खान, कि हमने कोई ऑफर किया, हमने कोई ऑफर नहीं की। और दूसरी बात मैं ये अर्ज कर दूं आपको कि देखें, बदकिस्मती है इस मुल्क की
कि आप तो बात कर रहे हैं इत्तेहादी जमातों के हवाले से, मैं अर्ज करने लगा हूं कि इनके अपने अरकान असेंबली, पीटीआई के अरकान असेंबली, पहले तो मैं आपको फर्क गिनवा दूं कि 11 वोट का फर्क है अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए। मुझे आप बताएं कि 13 के करीब है इनके कराची से मेंबर, और 13 में से 3 या 4 ऐसे हैं जो अभी तक पकड़ाई नहीं दे रहे, बाकी सब जो हैं 9 के 9 उन्होंने खुद राब्ता किया है और वो अपनी सीट से रिजाइन करने के लिए भी तैयार है। अदम एतमाद कामयाबी से हम किनारो इसके लिए। अब आ जाए जनूबी पंजाब, आप आ जाए सेंट्रल पंजाब, आप आ जाए खैबर पख्तूनख्वा, आप आ जाए बाप पार्टी बलोचिस्तान। अभी मैं बात नहीं कर रहा इत्तेहादी जमातों की। तो ये जब आप देखेंगे सुनेंगे कि जब हम अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे तो पीटीआई के जो लोग हैं वो कितनी बड़ी तादाद में उस अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करवाने के लिए सबसे बढ़कर आगे खड़े होंगे। और तीसरा एक और अर्ज कर दूं कि इनकी वुज़रा जो हैं 3 के करीब वुज़रा हैं, 2 पंजाब से हैं और एक खैबर पख्तूनख्वा से हैं। इतना भी मैं आपको अर्ज कर दूं कि वो जो है वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार पीटीआई की जानब से बने हुए हैं कि ये एक चांस हमें देकर देखें, हम बेहतर डिलीवर कर पाएं। मियां साहब मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगा। यहाँ पे ये एक्यूजेशंस और काउंटर एक्यूजेशन, इल्जाम दर इल्जाम एक दूसरे पे तो लगाए जाते हैं, लेकिन सर मैं तो उस चीज को मानूंगा ना जो पब्लिक पोजीशन है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी यही कहते हैं कि जनाब नून लीग के लोग हमारे साथ राब्ते में, ना मैं उनकी बात को तस्लीम कर सकता हूं ना मैं आपकी बात को। मैं तो पब्लिक के ऊपर, स्टेज के ऊपर खड़े होकर जो ऐलान किया गया मैं तो उसको मानूंगा, और वो ऐलान है मुन्नस इलाही का, जो ये फरमाते हैं, कप्तान को कहते हैं कि जनाब अपनी टीम को बता दें कि आपने घबराना नहीं है। मेरे लिए अभी तक सिर्फ एक यही बयान सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी बैठ के मतलब बड़े बड़े क्लेम करते रहे। एक जुमला सर, मंसूर अली खान आप बजा फरमा रहे हैं, मगर जो आप कह रहे हैं मैं मानता हूं, दुरुस्त कह रहे हैं आप कि जब तक नजर नहीं कोई चीज आएगी, सुनवाई नहीं आपको चीज देगी, उस वक्त तक आपको यकीन करना भी नहीं चाहिए। मगर जो बात मैं कह रहा हूं उसकी आप कंफर्मेशन इस तरह लें कि जब कौम अदम एतमाद कर चुकी हो ना किसी भी हुकूमत वक्त पर, तो अदारों में बैठे लोग हों या पार्लियामेंट के अंदर बैठे लोग हों, उनके बस का ये रोग नहीं होता कि वो अवाम के मुखालिफ से मत खड़े हों। ये मैं आपको कह देता हूं। मियां साहब आपने पहले भी दिसंबर का आपने कहा था कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, फिर आपने कहा जनवरी में होगा, 2 हफ्ते की बात और है। अब सर मुझे आप खुद बताइए, तुसी आप मैंने दोस्तों मैं की कराना मैं दसना मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैंने दिसंबर का कहा था, क्या 15 दिसंबर से जो है आला इक़्तिदार जिनके पास है बनी गाला से लेकर प्राइम मिनिस्टर हाउस तक, क्या नवाज शरीफ के बारे में इन्होंने गुफ्तगू करना नहीं शुरू कर दी थी कि नवाज शरीफ की राह हमवार की जा रही है? क्या इन्होंने ये नहीं कहा था इनके वज़रा समेत कि नवाज शरीफ को इंसाफ दिलवाने के लिए हैवी इन्वेस्टमेंट की जा रही है? ये दिसंबर की बातें नहीं। और मैं आपको ये कह दूं कि अगर हमने कोई डील की होती तो यकीनन दिसंबर में ही नवाज शरीफ पाकिस्तान होते। हम तो आपको ये कह रहे हैं कि जैसे हालात हैं इनमें नवाज शरीफ अलग थलग नहीं रह सकते। और अब फिर मैं ये कह रहा हूं कि हम आईन कानून की बालादस्ती की जो जंग लड़ रहे हैं, जो जदोजहद कर रहे हैं, उस पर कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। अगर कंप्रोमाइज करना होता तो नवाज शरीफ दिसंबर से पहले पाकिस्तान होते। मगर आज भी ये कह रहा हूं कि जो स्ट्रगल जारी है, नवाज शरीफ आईन कानून की बालादस्ती पर कंप्रोमाइज किए बगैर चंद हफ्तों में पाकिस्तान होंगे, ये मैं बार बार कह रहा हूं। सर वो चंद हफ्ते किसको कहते हैं? मतलब चंद हफ्ते, 6 हफ्ते भी चंद होते हैं और 600 हफ्ते भी चंद ही कहलाएंगे। कितने हफ्ते, मतलब कोई चंद तो बता देना। ए गल सुनो, 600 हफ्तियां नूं घटा दियो, 6 हफ्तियां दी गल कर लो, इतना दूर ना लेके जाओ। नहीं सर मैं तो सिर्फ चंद के बारे में बात कर रहा हूं ना। ये चंद जो है ये दिसंबर से चल रहा है सर, चंद भी पता नहीं चढ़ा है उनते कदों चंद मुकेगा। ये चंद चढ़न वाला है, ये सारा जमाना देखा, और चंद चढ़ता है तो सारा जमाना ही देखता है। अच्छा चलो परवेश साहिबा, ये सारी गुफ्तगू जी आपने सुनी। अब इस सारे मामले के अंदर जरदारी साहब की भी मुलाकातें हुई। जरदारी साहब इस वक्त पता लगा उनकी तबीयत जो है वो नासाज है, लेकिन अल्लाह उन्हें सेहत दे। ये सारा मामला जो है जी, बिलावल भुट्टो साहब जो है वो पंजाब की बात करते थे, तजवीज़ करते थे कि जी पंजाब के अंदर जो है
वो सबसे पहले तब्दीली लेके आए, बुज़दार साहब को हटाएं। मैं कल आपके एक एमपीए का देख रहा था, आपके तो अपने एमपीए जाके वहां पे बुज़दार साहब से मिलके आए हैं, जाके आपके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीए। तो आपकी तो अपनी पार्टी अभी तक प्रॉपर्ली कंट्रोल में नहीं है, तो आप लोग किस तरह तरीके एतमाद ला सकते हैं? मंसूर, मेरे इल्म में नहीं है आप किस एमपीए की बात करें जो कि बुज़दार साहब से मिला है, लेकिन मैं अभी नाम बताता हूँ जी आपको, आप बात कीजिए, मैं नाम बताता हूँ इतनी देर तक। लेकिन अगर कोई बिल भी आया है तो एक आदमी के सर पे तो इतनी बड़ी अदम एतमाद की तहरीक ना लॉन्च की जाती है, ना उसके ऊपर जो है तकिया करके हम ये समझते हैं कि एक आदमी से वो कामयाब होगी। लेकिन बहरहाल मुझे इसका इल्म नहीं। बात यह है कि इस बात में बिल्कुल हकीकत है कि बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दिन से इसी बात पर जोर दिया था कि हमें अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए। और आज बीच में कुछ ऐसा पैच आया जो मैं समझती हूँ शायद नहीं आना चाहिए था, जिसका नुकसान कौम को मजमूई तौर पर हुआ। और उस वक्त अगर हम एक इकट्ठे थे और यूनिटी के साथ अदम एतमाद आ जाती, वो माहौल भी बना हुआ था और ये मामला जल्दी सुलझ जाता है। लेकिन अब चूंकि आप देखिए कि तमाम ऑपोजिशन की जितनी पार्टीज हैं, पीडीएम की और दीगर पार्टीज जो हैं, वो खड़ी हैं एक साथ। और इस वक्त वो तमाम लीडरान पाकिस्तान के जो यहाँ किसी न किसी तरीके से हुकूमत कर चुके हैं, जो इन तमाम चीज़ों को देख चुके हैं, इन तमाम तहरीकों में से निकल के आए हैं, खुद भी इसका हिस्सा रहे हैं, इनके हमारे भी खिलाफ आई। लेकिन वो तमाम लोग क्या इसी तरह भागते दौड़ते फिर आपके ख्याल में, बगैर किसी प्लान के और बगैर किसी उम्मीद के? मैं समझती हूँ ये वो पार्टीज हैं, ये वो सियासतदान हैं जो उसी वक्त बाहर निकलेंगे जिस वक्त उन्हें पूरा कभी इम्कान होगा कि वो अदम एतमाद जो पेश करेंगे वो कामयाब हो। लेकिन परवेश साहब, एक सवाल सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगा कि इमरान खान साहब का ये नैरेटिव कि जी मेरी वजह से ये सब के सब चोर जो हैं ये इकट्ठे हो जाते हैं, एंड आई मीन आई एम जस्ट कोटिंग हिम, प्लीज डोंट गेट ऑफेंडेड कि मैं खुद ये बात कह रहा हूँ, इमरान खान साहब का कॉल है। इस नैरेटिव को आप लोग किस तरह डिफाई करेंगे? क्योंकि हकीकत तो यही है कि ये जो मेल मुलाकातें और इकट्ठे होने का सिलसिला जो है एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, इमरान खान साहब की इस बात को और स्ट्रेंथ दे देता है। देखिए, पहला हिस्सा ठीक है कि उनकी वजह से इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान पर बवाल। दूसरा हिस्सा जो है वो उनको अपने इर्द गिर्द देखना चाहिए, उनको बहुत से चोर अपने इर्द गिर्द मिल जाएंगे। लिहाजा मैं समझती हूँ अब ये जो वो बातें करते हैं शहजाद अकबर की रवानगी के बाद, जो हतमी जो कहते हैं ना कील जो है वो इनके सियासी ताबूत में और इस नैरेटिव में जो चोर डाकू का था उसमें ठुक चुका है। जाती तौर पर तो मैं किसी ऐसे शख्स को भी चोर नहीं कहती कि जिसके ऊपर इल्जाम साबित ना हुआ हो, लेकिन चूंकि इनकी तो शुरू ही वहां से होती है, अलिफ भी वही है और ये भी वही है। लेकिन अब मैं समझती हूँ कि चूंकि वो उसका एक तारीखी डाउनफॉल जिस नैरेटिव पर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिस नैरेटिव पर आज 4 साल तक जब कोई आर्गुमेंट ना हो तो ये कहते हैं इनके लोग के चोर और डाकू, लेकिन क्या ये नाअहली नहीं है कि उन तमाम चोरों और डाकुओं के होते हुए एक को नहीं पकड़ सके? वो सब यहीं बैठे हैं, कोई कहीं नहीं गया, वो सब यही की यही है। आप जिसको चाहे आप पकड़ लें, आप जिसको चाहे आप ट्राई करें, आपके हाथ में कौन सी वो ताकत है जो नहीं है? आप हुकूमत है और आपने ये कौम से वादा किया था और आपने इस नैरेटिव पर बहुत से लोगों की नाजायज पकड़ियां उछाली जो बाद में सारी अदालतों से बरी हुए। इस नैरेटिव पर आपने आसिफ अली जरदारी साहब, उनकी बहन को जो है जेल में रखा, मियां नवाज शरीफ साहब, मरियम और बहुत से लोग जो बाद में ख्वाजा साद रफीक और दीगर वो जो चौधरी निसार के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, जिनको उठा के बिला वजह, जिन्हें सिर्फ इलेक्शन से बेदखल करने के लिए उन पे वो पानी का वो मुकदमा बना के उन्हें बंद किया गया, जिनके बच्चे छोटे छोटे उनकी कैंपेन चलाते रहे। बताएं आज तारीख किसको सच्चा साबित करे? लिहाजा नैरेटिव्स को छोड़ दे, ये बातें सिर्फ इल्जामात अगर हमने जबानी लगाने हैं तो बहुत इल्जामात, मतलब बड़े सीरियस, ये तो मजाक बन चुके हैं खैर अब चोर डाकू वाला, लेकिन सीरियस नौयत के इल्जामात है। लेकिन उनको लगाने से क्या फर्क पड़ता है कि जब तक वो साबित ना हो। ठीक है, लिहाजा जो चीज साबित होगी उस पर बात करें। हाँ, लेकिन ये बात मैं आपको जरूर वसूख से कहूंगी कि तहरीके अदम एतमाद के अंदर अगर दम ना हो तो ये तमाम लीडर्स जो हैं ये
आपके ख्याल में क्या वो इतने ही नादान हैं कि वो निकल कर जो है वो अली मोहम्मद खान साहब, ये पलविशा साहिबा जो बात कह रही हैं, पलविशा साहिबा जो बात कह रही हैं, वैसे इनकी बात में ये दम लगता है कि वाकई ये मतलब साल 2 साल पुराने सियासतदान नहीं हैं। ये बड़े बड़े, आप भी जानते हैं, इन्होंने दे हैव बीन डूइंग पॉलिटिक्स फॉर डेकेड्स नाउ। ये अगर घर से बाहर निकले हैं एक दूसरे से जाके, अब मतलब शहबाज शरीफ साहब अगर 14 साल के बाद जाके परवेज इलाही साहब से मिल रहे हैं, तो आप सोचें कि उनको कितनी हिम्मत चाहिए होगी ये सब कुछ करने के लिए कि मैं जाऊं और परवेज इलाही साहब से मुलाकात करूं। कुछ ना कुछ तो है सर, प्लान तो है। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा इजी ले रहे हैं सर इस सारे मामले को। मंसूर साहब देखें, एक तो जो बात की है वो बड़ी सीरियस नोट पे है, बाकी तो ये इधर उधर मजाक ही चल रहा है। लेकिन सीरियस नोट पे बात की है जो सेनेटर साहिबा ने बात की है, पलवशा साहिबा ने, कि जो करप्शन के हवाले से नैरेटिव की है, करप्शन का नैरेटिव वहीं पे है। जब तक करप्शन है तब तक इंशाल्लाह इमरान खान साहब और हमारा नैरेटिव है क्योंकि हमारी जमात ही अकाउंटेबिलिटी पे बनी है। एक शहजाद अकबर के जाने से अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं हो गई। अच्छा, इमरान खान साहब वही हैं। देखें, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये कि केसेस इसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी वो हैं जो इन लोगों ने एक दूसरे पे किए हैं। हमने आके नए केसेस बड़े कम बनाए हैं, हमारे दौर में कम बने हैं। हमने किया सिर्फ ये है कि हमने सिस्टम के आगे जो बंद था, ये सर मियां जावेद लतीफ साहब के ऊपर केस बना है, वो आपके दौर हुकूमत में बना है। सर मैं अपनी बात पूरी कर लूं, इसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। अच्छा चले ठीक है, करें आप। तो हमने सिस्टम को काम करने दिया है, क्योंकि आपको ये याद होगा कि कौमी असेंबली में जब हमारा धरना जब चल रहा था, कौमी असेंबली में एक बार जनाब खड़े हो गए चौधरी एतजाज साहब, बड़ा उन्होंने लताड़ दिया चौधरी निसार साहब को। चौधरी निसार साहब ने भी कहा, उनको भी लताड़ दिया। अपना चौधरी एतजाज साहब ने को कहा टेक यू टू द क्लीनर्स। वहां से निसार साहब ने कहा जनाब आपकी सारी फाइलें मेरे ये पैर के नीचे पड़ी हुई हैं, सारी मेरे पास हैं। फिर दोनों जमहूरियत के वसीत और मफाद में दोनों जमातें, यानी दोनों लीडरान खामोश हो गए। हमने किया सिर्फ ये है कि चूंकि हमारे अपने स्टेक्स नहीं है, हमारा अल्लाह ताला के करम से कोई इमरान खान साहब का अपना बैकलॉग नहीं है, सिस्टम को वर्क करने दिया। इस बात को मैं मानता हूं कि अभी उनको सजाई नहीं हुई, लेकिन दो बातें यहां पे भी हैं। बेल्स उनको अदालतों ने दी हैं। बेल या जमानत एक मुलजिम का हक होता है, अदालत ने जब जरूरी जाना उनको बेल दे दिया। इनमें से कितने मुलजिमान हैं जो अक्विट हो गए हैं? एक भी नहीं। नंबर टू, दूसरी बात, आपका पूरा सवाल का पूरा जवाब ले लें। दूसरी बात ये, आपने कहा कि जनाब ये इधर उधर जा रहे हैं तो ये तो कोई बड़ा कोई सीरियस हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूं कि आप जो है इमरान खान साहब को क्रेडिट दें कि शहबाज साहब ने एक शहर में होते हुए हमारे एलआई और हमारे बड़े भाई जनाबे वाला चौधरी शहजाद साहब का कभी जरूर नहीं जाना कि उनकी मजाक पुरसी करें। हमने शहबाज साहब के ड्यू रिस्पेक्ट माजरत खा हूं ये बात करते हुए इनकी सरिया निकाल दिया गर्दन से कि उनको हमने दिखा दिया कि जाके उनसे आप मिलें, उनकी मजाक पुरसी करें। और जो मिजाज में कोई कमी थी तो वो कमी जो है मुनीस साहब ने कल वो भी निकाल दी। मैं आप सर एक सवाल कर है। दूसरा और तबीयत दुरुस्त हमने ये किया है कि जो जरदारी साहब के बारे में शहबाज साहब कहते थे अल अमान अल हफीज, अच्छा, जो जरदारी साहब के बारे में शहबाज साहब कहते थे अल अमान अल हफीज, वो सड़क आज तक नहीं बनी जिस पे उन्होंने वो करना था। वो मैं नहीं कह सकता, मेरे वो गैर पार्लिमानी अल्फाज हैं जो शहबाज साहब ने जरदारी साहब के बारे में अदा किए। ये हमें क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने फिर जरदारी साहब को वेलकम किया, उनके सामने झुके, मुस्कुराए, आंखें मिली, आंखें चार हुई। वैसे मैंने इस पर एक बात की थी कि शहबाज साहब थोड़ी शर्म तो आई होगी उस शख्स से मिलते हुए जिसके बारे में आप वो बातें करते थे। सारा क्रेडिट इमरान खान साहब को जाता है कि सारों को इकट्ठा कर दिया। मैं इनको कुछ नहीं कह रहा, सिर्फ इतना कह रहा हूं, बाकी आप समझदार हैं। आपने सिर्फ फरमाया ये इसलिए सारे मेल मिलाप इकट्ठा हो गए। मेरा सवाल सुन ले। आपने फरमाया कि इनको शर्म तो आती होगी, इनको शर्म तो आती होगी कि ये इन लोगों के बारे में क्या कहा करते थे और उसके बाद अब जो है वो उनके घर पे पहुंच गए। सर वो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कौन कहा करता था और उसके बाद आप लोगों ने इत्तेहाद किससे किया था जाके? और मैं कल इमरान खान साहब की जो गुफ्तगू सुन रहा था जब वो स्टेज के ऊपर खड़े हुए थे, मौरूसी सियासत के हवाले से मुखालफत करने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो मुनस इलाही साहब को कह रही थी हमें आपके ख़ानदान के ऊपर एतमाद है। तो सर ये मौरूसी सियासत नहीं है तो और क्या है? आपने उनके बेटे को उठा के कैबिनेट में बिठाया हुआ है, ये मौरूसी सियासत नहीं है क्या? तो इस पे भी जरा रोशनी डाले सर। मंसूर साहब मुझे मैं आपके सवाल का जवाब बिल्कुल देता हूं, मैं ताबेदार हूं। मुझे एक बात बताएं, आपने इस पे जो मैंने कमेंट किया इस पे आप क्रेडिट देते हैं इमरान खान साहब को कि शहबाज साहब मजबूर हुए वहां भी जाने पे, चौधरी शहजाद साहब के भी घर जाने पे
और मजबूर हुए आसिफ अली जरदारी साहब को इतने साल बाद उनके सामने अपनी हजीमत उठाने मैं आपकी बात से मैं देने लगा हूं सर। मैं आपके लीडर को, इमरान खान साहब को, बिल्कुल उतना ही क्रेडिट देता हूं इस बात का कि वो शहबाज शरीफ को ले गए परवेज लाई के घर, बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब को मजबूर कर दिया कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कह के भी जाके उनके साथ इत्तेहाद कर लिया क्योंकि हुकूमत बनानी थी पंजाब में। चलें आप दोनों तरफ खेलने बैर, मैं अपनी बात करूं। ये पॉलिटिक्स है, मैं तो कह रहा हूं ये पॉलिटिक्स है। इमरान खान साहब ने भी पॉलिटिक्स के लिए, शहबाज शरीफ साहब भी पॉलिटिक्स के लिए। मंसूर भाई मैं आपका फैन हूं सर, मैं आपके सारे वीलॉग देखता हूं। आपको जो हमसे प्यार है पूरी दुनिया उसको मानती है, आप कप्तान से जो आपको मोहब्बत है पूरी दुनिया उसकी जो है वो सामने सब उसको सल्यूट करते हैं। देखें क्या इस बात से किसी को इनकार है, मेरा खुद जो राब्ता वास्ता रहा है चौधरी फैमिली से कि ये जो है रख रखाव वाले लोग हैं। अच्छा। और ये इज्जत वाले लोग हैं और जिसको हाथ देते हैं उसके साथ खड़े रहते हैं। क्या 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 चौधरी शुजात साहब की तारीख में कोई ऐसी बात है कि उन्होंने किसी को हाथ दिया हो और उन्होंने जो है हाथ छोड़ा हो? जी है। नवाज शरीफ साहब उन्होंने जो है चौधरी साहब अली भाई है, ऐसी मिसाल है, उन्होंने हाथ झटका था। नहीं रहते हैं, नहीं है मिसाल सर, ये आपकी गलतफहमी है अली भाई, ये मिसाल है। जबान के पक्के लोग हैं। इमरान खान साहब ने आपको यही कहा सर, दुबई का एक नंबर मिलाएं परवेज मुशर्रफ साहब का, उनसे पूछें और परवेज मुशर्रफ साहब को एक कॉल करके पूछें कितने रख रखाव वाले हैं और किस तरह हाथ पकड़ के रखते हैं, जरा फोन तो करें उनको। भाईजान परवेज मुशर्रफ साहब से आपके ताल्लुकात होंगे, मैं तो इस तरह के लोगों से जरा दो गज 5 गज दूर ही रहता हूं। वैसे इतना मुझे पता है कि आखिरी वक्त तक ये लोग खड़े रहे थे और इलेक्शन भी उन्होंने उन्हीं की बनाई हुई उस पर लड़ा था और परवेज मुशर्रफ साहब की वजह से इनकी जमात को वैसे बड़ी हजीमत भी उस जमाने में 2008 वाले इलेक्शन में उठानी पड़ी थी। जो कीमत चुकाई है ये परवेज लाई साहब की फैमिली ने, उनकी यारी में दोस्ती में ये लोग खड़े होने वाले लोग हैं। इतना पूरा पंजाब आपको कह देगा। बाकी जो चीजें हैं इतना भी मुझे पता है, जब हमने धरना दिया था, मंसूर साहब गिव द क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू, जब हमने धरना दिया था, जब मियां साहब के खिलाफ हमारी जद्दोजहद चल रही थी, जब हम धरने दे रहे थे, पनामा में थे, जब हम रोडों पे थे, जब हम अदालतों में थे, क्यू लीग हमारे साथ उस तहरीक में हिस्सा रही। मुझे आज तक याद है कामिल अली आगा साहब हमारे साथ टॉक शोज में होते थे, उन्होंने भी उसी तरह जद्दोजहद की थी मियां साहब की फैमिली के खिलाफ जिस तरह हमने किया था। हाँ, उनकी स्ट्रेंथ अपर पंजाब में थी, उन्हें अपने लेवल तक की, लेकिन मैं समझता हूं कि उस जमाने से, अपोजिशन के जमाने से वो इमरान खान साहब के साथ पक्के खड़े हैं। ओके सर, एक नाज़रीन ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद आज फवाद चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और दोनों इन जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से उन्होंने फरमाया है, मेरे ख्याल में मैं सुनाता हूँ एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बात हो रही है सियासी जोड़ तोड़ की। फवाद चौधरी साहब ने नाज़रीन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग एक्चुअली टेरिटोरियल लिहाज से आज कहां पे सिमट के रह गई है, उनका क्या ख्याल है, जरा सुनिएगा एक दफा। 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। इस वक्त तो ये अपने बोझ के तले दबे हुए हैं। JUI इलेक्शन ही 60-70 सीटों पे लड़ती है। PMLN जो है वो 6 डिवीजनों की पार्टी है। पीपल्स पार्टी जो है वो 5 डिवीजनों की पार्टी है। ये आपने गुफ्तगू सुनी। मियां जावेद लतीफ साहब, सर ये फवाद चौधरी साहब आपकी पार्टी को कह रहे हैं जनाब 6 डिवीजनों की पार्टी रह गई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 5 डिवीजनों की पार्टी रह गई है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर कोई फेडरेशन की कोई जमात है तो आज वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। मंसूर अली खान अगर इजाजत दें तो इससे पहले जो बातें हुई थी मैं उस पर थोड़ा सा कमेंट करना। चलो आ जाओ। नहीं, मैं हटता इसलिए नहीं कि जो हकायक तो हट के गल की जाए तो मैं तकलीफ होंगी। अच्छा ठीक है सर। गुजारिश ये है कि आपने एक बात की है कि पंजाब का डाकू किसको कहा गया था और इमरान खान ने बार बार ये किसको कहा था। एक दूसरा, उन्होंने एक चपरासी भी कहा था कि मैं उसको चपरासी भी ना रखूं, उसका नाम है शेख रशीद, इनकी कैबिनेट का हिस्सा है, वजीर दाखिला है। और दूसरा मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि ये जो कहते थे कि मैं बड़ा खतरनाक हो जाऊंगा जब इक़्तिदार से निकलूंगा, ये जो कहते थे असेंबली में खड़े होकर इमरान खान साहब कि हमारे लोगों को अमेरिका के हाथों बेचा गया, ये किसको कह रहे थे? और आज किसको खुश करने के लिए ये बात कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम जो है उसको फिर से रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए, खत्म करना चाहिए। सदारती निजाम की कैंपेन इनके गवर्नर समेत वज़रा क्यों चला रहे हैं और किसको खुश करने के लिए चला रहे हैं? और आज जो इमरान खान साहब कह रहे हैं मीडिया पे आके कि जनाब अमेरिका हमारा दोस्त ऐसा है
कि जब हमें मुश्किल आए तो उसने कभी साथ नहीं दिया। क्या खारजा पॉलिसी जो है या सफारतकारी जो है वो मीडिया पे आके की जाती है? और किसको ये सुनाया जा रहा है? क्या अपना केस तैयार किया जा रहा है कि कल को मैं जब इक़्तिदार से हटूं तो मैं कहूं कि मैंने ये बातें की थी इसलिए मुझे इक़्तिदार से अलग कर दिया गया? ये आप ग्राउंड बना रहे हैं। फिर आप मुझे ये बताएं कि आप अभी खुद से फरमा रहे थे जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से कि उनकी एक बैठक हो रही है और उन्होंने मुख्तलिफ अननोन नंबरों से फोन किए हैं और कहा है कि जहां कहीं पहुंचना हो लाहौर पहले पहुंच जाए उसके बाद बताएंगे। फिर आप मुझे ये बताएं कि पीटीआई के अपने लोग जो हैं वो कितने अनसेफ हैं कि वो पहले से अनाउंस भी नहीं कर सकते, तो फिर आप बाकी लोगों का हाल देख लें। इसी तरह मेरी बहन जो पलवशा बात कर रही थी कि अदम एतमाद की तहरीक के लिए माहौल बनाना चाहिए, मैं बड़ी इज्जत एहतराम से अदब से ये गुजारिश कर रहा हूं कि गुजारिश ये है कि आज भी अगर पीटीआई के लोग फोन कॉल से डर रहे हों और ये दबाव महसूस करते हो कि अगर किसी को पता चल गया तो हमारा क्या असर होगा। आपको याद नहीं तरीन ग्रुप के एक एमपीए का कि उन्होंने क्या हशर कर दिया था और फिर वो माफी मांगता फिर रहा था और ये कह रहा था कि तौबा इसके बाद मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा। तो ये हुकूमती मशीनरी का जो इस्तेमाल है, अदारों का जो इस्तेमाल किया जाता है, इमरान खान साहब जो करते हैं, इसकी वजह से पीटीआई के लोग खुल के सामने नहीं आते। अच्छा। दूसरा मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि देखें जो आपने फवाद चौधरी साहब के हवाले से आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया है, तो मैं फिर ये बड़ी तकलीफ से कहने लगा मंसूर अली खान, जब नेशनल जमातों को तोड़ा जाता है तो कभी मुल्क मजबूत नहीं होते। जब नेशनल लीडरशिप को स्क्रीन से हटाया जाता है, किसी को फांसी दिया जाता है और किसी को हाईजैकर बनाया जाता है, किसी को आप मोदी का यार डिक्लेयर कर देते हैं, इंडिया का यार कह देते हैं, गद्दार कह देते हैं, डॉन लीक्स कह देते हैं और फिर उस पर करप्शन का इल्जाम लगाकर बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ताहियात नाहल कर देते हैं। तो इससे नेशनल इज्म जो है वो कमजोर होता है। ये तो मियां साहब अब ये तो ना कहना कि नेशनल लीडर अगर कोई हो तो उससे सवाल ही ना किया जाए, ये तो मेरे ख्याल में नाइंसाफी है ना। आप सवाल तो करना पड़ेगा, लीडर को जवाब तो देना पड़ेगा। सर मेरी अर्ज सुन लें, मैं मंसूर अली खान कतन ये नहीं कह रहा कि नेशनल लीडर से आप सवाल ना करें, नेशनल लीडर पर जो इल्जामात लगते हैं उस पर बात ना करें, भाई करें। मैं तो सिर्फ आपकी खिदमत में यह अर्ज करने की जसारत कर रहा हूं कि देखें नेशनल जमातों को जो आज फवाद चौधरी कह रहे हैं कोई 6 डिवीजन की पार्टी रह गई, कोई एक सूबे की जमात रह गई, और भाई पीटीआई को बनाया किसने? आज के स्पीकर पंजाब असेंबली जो हैं उन्होंने नेशनल टीवी पर मंसूर अली खान ये कहा कि हमारी जमात को जब तोड़ा जा रहा था तो मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ को मिलकर ये कहा कि मेरी जमात को तोड़कर पीटीआई बनाई जा रही है। ये है वो असल वजह कि आप लोगों को कहते हो कि मैं बाहर निकलूंगा तो ज्यादा खौफनाक हो जाऊंगा। खौफनाक तो आज थे आप, आपके पास इख्तियार था, आपके पास तमाम हथियार थे, आज खौफनाक है आप। तो हुकूमती इसार के बगैर तो आप चल नहीं सकते गली कुचों में। पलवेशा साहिबा, हकीकत क्या ये नहीं है कि आपकी जमात हो जाए या नून लीग हो जाए, आपस में आप लोगों ने मुकमुका किया, आप लोग सिंध तक महदूद हो गए, पंजाब के अंदर अपनी एंट्रीज बंद कर दी, वो लोग पंजाब तक कॉन्सेंट्रेट करना शुरू हो गए, सिंध में अपनी खुद ही एंट्रीज अपनी बंद कर दी। आज आपको सिंध में हार्डली नजर आते हैं, आप लोग हार्डली पंजाब में कहीं नजर आते हैं। ये आप लोगों का अपना किया धरा है, इसमें ठीक है इमरान खान को आप एक हद तक ब्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन इस नहज तक पहुंचने में आप लोग खुद दोनों जिम्मेदार हैं। मंसूर, असल बात यह है कि जो सियासत है वो इसका नाम नहीं है कि आप हर दफा जो है 2/3 अक्सरियत लेकर आएंगे। इसका मैं आपको एक मिसाल दे देती हूँ। एक ऐसा वक्त आया था जब पीपल्स पार्टी की 17 सीटें थी और उस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हयात थी, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2 हुकूमतें बनाई। लिहाजा इस तक बैठ के, और वो भी फवाद चौधरी साहब वर्डिक्ट दें कि कौन कहाँ तक महदूद हो गए, तो जब वो ये कहेंगे कि कोई कहीं तक महदूद हो गए तो फिर दूसरी बातों पर भी जरा सी रोशनी डालें कि इलेक्शन की रात
अरबों रुपए का बनाए हुए आरटीएस सिस्टम कैसे बैठ जाते हैं, किस तरीके से नामालूम लोग जो है वो 2018 के इलेक्शन में जगह जगह घुसे, किस तरीके से चुन चुन के अपने मुखालिफिन को आपने जो है वो साइड पे किया। उसके बावजूद आपने कितनी सीटें, उसके बावजूद आप 2/3 अक्सरियत क्यों नहीं ले सके जब सब आपके साथ थे, पेज भी एक था, ताकत भी आपके पास थी, हवा भी आपकी जो है मवाफिक चल रही थी। उसके बावजूद आप जो है इन्हीं लोगों के मरहूने मिन्नत हैं जिनको आपने कभी डाकू कहा, कभी चपड़ासी कहा, कभी ये भी कहा कि अगर मुझे इनके साथ मिलकर, लोटों के साथ मिलकर हुकूमत बनानी पड़े तो इससे अच्छा है कि मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊं। आपको याद होगा, मुझे अच्छी तरह याद है जी। लिहाजा बात यह है कि कौन कहाँ तक महदूद है या कौन कहाँ तक महदूद नहीं है या आगे क्या होगा, उसके लिए आप एक दफा मैदान तो खोलें, फिर आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का आसरे ना ढूंढें। आप बिल्कुल सीना तान के खड़े हो जाएं कि ये मैं हूं, ये मेरी पॉलिसीज थी, मेरी वजह से मुल्क को जो है ये फायदा हुआ, बताएं, लोग आपको खुद आके वोट देंगे। ठीक। फिर हम इन चीजों के, जब हम हैं ही महदूद, हम भी महदूद है, मेरी पार्टी भी महदूद है, हमारे भाई की पार्टी भी महदूद है, मियां जावेद लतीफ साहब की पार्टी भी महदूद है, कोई है इनके मुताबिक, जो इनकी लॉजिक है उसके मुताबिक, तो इनके अलावा मुल्क में कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई डर और खौफ नहीं है, ऑपोजिशन तितर बितर है, उनमें दम नहीं है, तो फिर ये क्यों नाकाम हुए जा रहे हैं? ठीक। बात तो है, फिर लोग क्यों चिल्ला रहे हैं, हाय महंगाई, बिजली, पेट्रोल, क्यों ये बम गिराए जा रहे हैं लोगों पर? फिर क्या ऐसी वजह है कि लोग आपके ऊपर जो है वो यकीन नहीं करते? फिर क्या ऐसी वजह है कि आपको जो है बार बार भाग के IMF में मिनी बजट्स और ये तमाम जो है जुल्म उठाने पड़ते हैं? आपके तो आप सब कुछ आपके साथ है, तो फिर आप परफॉर्म करें। अब इसके बावजूद इतना बड़ा मैदान खेलने के लिए किसको मिले और फिर भी वो यही कहे कि आसरे ढूंढे, और वो ऑपोजिशन की 2-4 मुलाकातों से पूरी काबीना रोज के हिसाब से अपनी वजारतें छोड़ के वो इसी पर लग जाए कि ये ऐसे हैं, कुछ होने नहीं जा रहा, आप आराम से बैठे भाई, अब अपना काम करें। आपके पास काम की कमी है, इस मुल्क को काम की कोई ऐसी चीज है जहां काम की जरूरत ना हो किसी मिनिस्ट्री में, आप काम कीजिए। आप क्यों काम कर रहे हैं? लेकिन एक हलचल मची हुई है क्योंकि इन्हें इल्म है कि लोगों के हालात जो है, जरूर इल्म है, ये भी मैं बिल्कुल मानती हूँ कि जो शख्स बैठा हुआ है इस वक्त पार्लियामेंट में उसको इल्म है कि असल हालात क्या है उनके हल्कों के, उसके अलावा लोगों के, पूरे पाकिस्तान के। ये अगर कोई कहे, मैं पॉलिटिशियन साहब जरा एक ब्रेक लेनी है, मैं एक ब्रेक, नाज़रीन विल टेक अ ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मैं आपके साथ एक नया सर्वे, पोल सर्वे आया है, मैं वो शेयर करूंगा, और जिसमें सवाल ये किया गया है कि कितने फीसद लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त दुरुस्त सिमत में जा रहा है या गलत सिमत में जा रहा है। रिजल्ट्स आपको दिखाता हूं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले पलविशा खान साहबा ये फरमा रही थी कि इस हुकूमत को अगर ये लोग इतने रिलैक्स्ड हैं तो फिर आखिर इधर उधर क्यों घूमते फिर रहे हैं, परेशान क्यों हैं हमारी मुलाकातों को लेके? क्या इनको इस बात का एहसास है कि मुल्क में महंगाई है, मुल्क की डायरेक्शन किस तरफ जारी है? एक लेटेस्ट सर्वे आया है, गैलप पाकिस्तान की जानिब से ये सर्वे किया गया है। इसका रिजल्ट जो है, इसमें सवाल ये किया गया था कि आपके ख्याल में क्या मुल्क जो है उसकी डायरेक्शन सही है या गलत है? ये रिजल्ट आपके सामने है। 45% लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क की सिमत जो है वो गलत तरफ जा रही है, जबकि 43% लोग ये समझते हैं कि इस मुल्क की सिमत जो है वो बिल्कुल सही जानिब जा रही है। 11% ने इसका जवाब नहीं दिया। इस रिजल्ट को देखते हुए पता लगता है कि एक्चुअली कितनी पोलराइज है हमारी ओपिनियन मुल्क के अंदर, कि तकरीबन आधे लोग ये समझते हैं, बड़ा सा माइन्यूट सा फर्क है दोनों के दरमियान, आधे लोग ये समझते हैं कि सही डायरेक्शन है, लेकिन आधे लोग ये समझते हैं कि मुल्क गलत डायरेक्शन में जा रहा है। अली मोहम्मद खान साहब, ये वरिंग है कि और इससे पहले भी जो मैं कुछ ओपिनियन पोल्स आते रहे हैं वो बिल्कुल नेक टू नेक रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एज उसका जो है वो आपकी हुकूमत के खिलाफ रहा है। आज भी इसमें थोड़ी सी ज्यादा जो क्वांटिटी है वो ये समझती है कि मुल्क की डायरेक्शन सही नहीं चल रही। मंजूर साहब देखें, मैं पहले तो आपको बता दूं, ये मैं इस तरह की सर्विस मर्विस पे ज़्यादा यकीन नहीं करता, चाहे हमारे हक में हो या खिलाफ हो। बस एक आइडिया से आपको हो जाता है। असल सर्वे वो बक्सा है जिधर से जब सियासतदान का वोट निकला, अल्लाह के करम से 2013 में भी अल्लाह ने इमरान खान साहब को इज्जत दी और 18 में उससे ज़्यादा दी, 23 में इंशाल्लाह 2 तिहाई अल्लाह ताला देगा। लेकिन ये जो आपका सर्वे है, अगर उसको बिलफर्ज
थोड़े फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 100% भी सही मान लें तो 50% कह रहे हैं कि इमरान खान सही है, 50% कह रहे हैं कि गलत हैं जी। तो जो 50% सही कह रहे हैं वो तो है इमरान खान साहब के साथ, बाकी 50% को आप ये 2 दर्जन अपोजिशन में डिवाइड कर दें, ये तो आपकी दोबारा हुकूमत बन रही है आपके सर्वे के मुताबिक। लेकिन मैं सर्वे पे नहीं, मैं अवाम के वोट पे हुकूमत बनने का कायल हूं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे जो आपने बात की है मैडम साहबा ने, मैं एक बात से अपनी छोटी बहन की एग्री करता हूँ। वो कहते हैं बैन सतूर कह रही है कि हम जो कर रहे हैं तो आप अपना काम करें, आप हमें सीरियस क्यों ले रहे हैं, आप अपना काम करें, मिनिस्ट्रियां चलाएं, हम कौन सा कोई सीरियस हम जो है पोजीशन है जो आप हमें सीरियस ले रहे हैं। मैं इस बात से एग्री करता हूं, हमें इस अपोजिशन को बिल्कुल सीरियस नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये खुद आपस में एक दूसरे को सीरियस नहीं लेते। देखें, इनके लीडर जो है फजल रहमान साहब, वो तो जनाब फारिग हो गए, डे खान से फारिग हो गए, बनू में उनके साबिक दुरानी साहब वो उधर से फारिग हो गए, पीडीएम का पेशावर में तो पहले जीते थे ना, मैं इस फेज की बात कर रहा हूँ, पीडीएम का सरबरा हो गया फारिग। जनाब आपस में है गुतम गुथा, एक दूसरे पे ट्रस्ट कोई नहीं है। मैं समझता हूँ वाकई मैं अपनी बहन की बात से एग्री करता हूँ, हमें मजीद इनको जो है जितना हम इनको इजी ले रहे थे मजीद इजी लेना चाहिए। हमारे सामने टारगेट क्या है, आवाम, उनके मसाइल और महंगाई का। मैं जावेद लतीफ साहब को बता दूं कि इंशाल्लाह फिक्र ना करें, चंद महीनों में इसमें भी बेहतरी आने वाली है। लेकिन एक बात आपने मंसूर भाई दिल पे हाथ रख के कहनी है, क्या आपको आज के इस प्रोग्राम में हुकूमत फ्रस्ट्रेट और गुस्से में नजर आई है या अपोजिशन परेशान, फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में नजर आई है? फैसला आप करें। नहीं सर, आप लोग दोनों ही मुझे बड़े कूल एंड काम लग रहे हैं और अपने अपने एंड के ऊपर आप दोनों ही लग रहे हैं कि बड़े पूरे एतमाद हैं। वो लोग इस बात पे पूरे एतमाद हैं कि जी हम लोग ना करें, ये दोनों तरफ खेलने वाला काम बंद करें ना। मैं सर, मुझे दोनों की बात, मैं किसको डिफाई करूं मुझे ये बताइए। आप भी मुझे बहुत रिलैक्स लग रहे हैं, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं बिल्कुल अपना ओपिनियन दे रहा हूं, मुझे आप बिल्कुल रिलैक्स लग रहे हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, कर लें इन लोगों ने जो करना है। और वो भी पूरे एतमाद है सर। हमारी बहन थोड़े गुस्से में नहीं लग रहे, नहीं, आपको पोजीशन नहीं लग रही। नहीं, परवेज शाह साहबा का स्टाइल ही है, वो इसी स्टाइल के साथ वो बात करती हैं, उनका ऐसी बात नहीं है। वो जावेद साहब आज बड़े सीरियस हैं, लगता है उन्होंने मोनस साहब की बात को दिल पे ले लिया है। क्यों जी? मेरे ख्याल में मियां साहब इसका डायरेक्टली जवाब देते हैं। मियां साहब आप जवाब दें जी, आप वाकई बहुत सीरियस लग रहे हैं आज सर। नहीं, वाकई मैं सीरियस भी हूं, मैं घबराया हुआ भी हूं। मैं घबराया इसलिए हूं कि जिस पाकिस्तान के अंदर हम सब रह रहे हैं और जिस ज़मीन के लिए हम कुर्बानी देते हैं, उस ज़मीन पर रहते हुए हमें जब ये अंदाज़ा हो कि कर्ज लिए बगैर आप बैंकक्रप्ट आपका मुल्क होने वाला है, जब हमें ये पता चल जाए कि मैशत के डूबने से हमारी सलामती खतरे में पड़ गई है, जब हमें ये पता चले कि आपका दुनिया में कोई भी दोस्त नहीं रह गया, तो मुझे तो घबराना चाहिए, क्योंकि मैं पाकिस्तान में मैंने रहना है, किसी और ने बैग पकड़ना है और चले जाना है। फिर मुझे ये परेशानी है कि अगर आप आवाजें सुने खल्के खुदा की जो पाकिस्तान में रह रही हैं, किसी के बच्चे भूखे सोते हैं और किसी का बाप जो है वो बगैर दवाई के अगर मर जाता है बेटे के सामने, तो फिर मुझे परेशानी तो है। मुझे परेशानी इस बात की है कि अगर हाथों में डिग्रियां लिए बच्चे जो हैं, नौजवान नस्ल जो है हमारी, वो रोडों पे मारे मारे नौकरी के लिए फिरे, तो मुझे परेशानी तो है। मुझे परेशानी इस बात की भी है कि आप बड़ी ढठाई से कहते हैं कि करप्शन पाकिस्तान में नहीं रह गई और पाकिस्तान के अंदर करप्शन बढ़ गई। बड़ी ढठाई से आप कहते हैं कि हमने माफियाज के खिलाफ जहाद किया है, आपने नए माफियाज पैदा किए। आप बड़ी ढठाई से कहते हैं कि जनाब हम पिछले कर्जे दे रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि जो नए कर्जे ले रहे हैं आपने वसाइल खत्म कर दिए, पाकिस्तान की आमदन खत्म कर दी कि आइंदा आने वाली जो हुकूमतें हैं वो कर्ज कैसे लुटाएगी वापस। आपने कर्ज लेकर मुझे ये बताएं कि कौन सा नेशनल ऐसा मंसूबा बनाया है जिससे आने वाली नस्लें मुस्तफीद होगी। सर एक ब्रेक लेनी है सर, एक ब्रेक लेनी है नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, प्लीज स्टे विद अस। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक सवाल जो अक्सर ऑपोजिशन से किया जाता है वो ये है कि जी ठीक है आप इमरान खान साहब को हटा देंगे, उसके बाद क्या, उसके बाद का क्या प्लान है, कौन बनेगा वजीर आजम, क्या करेंगे, ये बंदर बांट किस तरह होगी तमाम ओहदों की। परवेज शाह साहब, इसके बारे में आपकी क़यादत ने कुछ बताया है, इसका अगला प्लान क्या है? देखिए प्लान तो होते हैं लेकिन हर प्लान इस वक्त तो बताया नहीं जा सकता। सबसे पहला मरहला जो है वो हो जाए
उसके बाद अगले मसले ऐसे नहीं है जो कि पहले इन हुकूमतों ने नहीं किए हुए। लिहाजा वो रिलेटिवली जो है वो जो हमारे हाथ से गुजरी हुई है हुकूमतें, हमें पता है कि किस तरीके से फिर इस मुल्क को जो है इस मुश्किल से निकालना है। लेकिन मेरे भाई ने सही कहा, मैं गुस्से में भी हूँ क्योंकि मैं अपनी तर्जुमानी नहीं कर रही हूँ इस वक्त। मुझे अगर ये मौका मिला है कि मैं किसी नेशनल चैनल पे बैठकर बात करूं तो मेरे पे फर्ज है कि मैं एक सच बोलूं, जो लोगों के हालात हैं वो बयान करूं, और जिस हद तक मैं इस वक्त बैठकर लोगों की तर्जुमानी कर सकती हूँ ये करना मेरा फर्ज। और अगर मैं नहीं करती और गोल मोल बातें करने बैठी हूँ तो मुझे शायद ये वक्त जो है ये आपका भी नहीं जाया करना चाहिए और अपना भी। लेकिन ये भी अच्छी एक बीच में से मजेदार बात निकली है कि जो मेरी बातों को इन्होंने अपनी मर्जी के खिलाफ में जो है वो उस पर चढ़ा दिया है। तो उसके लिए चूंकि अभी एतजाज एहसन साहब का जिक्र कर रहे थे मेरे भाई, तो वो एक शेर पढ़ा करते थे जो इस वक्त बिल्कुल फिट बैठ रहा है हुकूमत के हालात पे, और जो बात मैंने कही है वो भी साफ समझ आ जाएगी कि गुलाम भागते फिरते हैं मशले लेकर, महल पर टूटने वाली हो कयामत जैसी। तो जब भागना शुरू हो जाते हैं ना गुलाम मशले लेकर दाएं बाएं ऊपर नीचे, तो समझ ये आती है कि फिर किले की दीवारों में दरार पड़ चुकी है और बाहर जो है वो जो मुखालिफ फौजी हैं वो बिल्कुल दीवार तक आने लगती हैं। लिहाजा ये जो हड़पोंक होती है इस वजह से बिला वजह नहीं होती, इसके पीछे यहाँ पे मुखालिफ फौजी से मुराद मुखालिफ है, ये भी क्लियर करना है। बिल्कुल, क्योंकि इनके हाथ में जिन चीज है, इनके हाथ में तमाम सुराग रसानी के वो इदारे हैं जो इनको अगर ये सुने तो वो बताते होंगे, बिल्कुल बताते हैं, हर हुकूमत को बताते हैं। ठीक। और अगर उनकी भी ना सुने और लोगों को भी ना देखें और अपने दिल की भी ना सुने तो फिर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। फिर तो यही है कि अगले भी 5 साल है, हर जाने वाला ये कहता है मैं अगले 5 साल भी हूँ और उससे अगले 5 साल भी हूँ। मुशर्रफ भी कहता था, शायरान भी कहता था, ज़ियाउल हक भी कहता था, लेकिन अल्लाह ताला को असल इल्म था कि किसने कितने दिन रहना है। इसलिए हम तो 5 मिनट अब से आगे की बात नहीं कर सकते। अलबत्ता ये जरूर कह सकते कि हम एक सच्ची कोशिश जरूर करेंगे, बाकी उसका क्या बनता है वो बहुत बहुत शुक्रिया फलूशा खान साहबा, मियां लतीफ़ साहब और अली मोहम्मद खान साहब। नाज़रीन, ये हकीकत है कि माजी में भी जब जब कोई बड़ा सियासतदान ये दावा करता आया है, यही इसी मुल्क के अंदर ये दावे भी किए गए कि एक ज़रदारी सब पे भारी, फिर एक बारी फिर शेर, इस किस्म के बहुत नारे लगाए गए। लेकिन जब अवाम वोट डालने के लिए गए तो बड़े बड़े दावे जो हैं वो धरे के धरे रह गए। देखें ये सियासत इस मुल्क को आगे कहाँ लेके चलती है, लेकिन कम से कम हम आइंदा के मुस्तकबिल के हवाले से किसी किस्म का कोई दावा अपने इस प्रोग्राम में कभी भी नहीं करते, कोई प्रेडिक्शंस नहीं देते कि जनाब ये फ़लाँ होने वाला है। अवाम ही फैसला करते हैं कि क्या बेहतर होगा इस मुल्क के लिए। अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।